ये कहानी है एक ऐसे मुस्तकबिल की जहां जमीन तबाह हो चुकी है और सिर्फ एक ही शहर इंसानों के लिए महफूज बचा है। शहर के बाहर की दुनिया वीरान और खतरनाक है, जहां अजीब और खौफनाक मखलूक घूमते हैं। शहर के अंदर राजा और चर्च का सख्त कानून चलता है, जिसे कोई चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता। इसी शहर में हम मिलते हैं एलिस से। एलिस एक खास किस्म की औरत है। उसके पास वहम पैदा करने की ताकत है, यानी वो लोगों को वो चीजें दिखा सकती है जो असल में है ही नहीं। चर्च को उसकी ये ताकत बर्दाश्त नहीं थी। उन्हें डर था कि एलिस उनके किसी बड़े राज को बेनकाब कर देगी। इसी वजह से उन्होंने उसे मार डालने का हुक्म दिया। फांसी का पल आ गया। चर्च गार्ड्स की लीडर अर्ली ने उसे फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही रस्सी कसी, एलिस ने फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। गार्ड डर गया और खुद को बचाने के लिए रस्सी काट दी और एलिस को आजाद कर दिया। कंफ्यूज गार्ड को ऐसा लगा जैसे एलिस उस पर हमला करने आ रही है। उसने गोली चलाई, मगर एलिस का वहम इतना सच्चा लगा कि गार्ड ने गलती से अपने ही साथी गार्ड को मार डाला। ये देखकर अर्ली गुस्से से पागल हो गई और उस गार्ड को उसी वक्त मार डाला जिसने अपने ही साथी को गोली मारी थी। फिर उसने बाकी गार्ड्स को हुक्म दिया कि एलिस को पकड़ो या मार डालो, मगर एलिस चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी काबिलियत और चालाकी से एक एक करके सारे गार्ड्स को मात दी। आखिर में एलिस ने उसी रस्सी से अर्ली को फांसी पर लटका दिया और खुद आजादी की तरफ निकल गई। उधर एक शिकारी बॉयस शहर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो एक टनल में पहुंचा, उसे कोई खतरा महसूस हुआ और वो रुक गया। तभी कुछ लुटेरे उसके घोड़े से हथियार लूटने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें पास ही छुपा एक खतरनाक सांप नजर नहीं आया। जैसे ही सांप ने उनमें से एक लुटेरे पर हमला किया, बॉयस ने मौका देखा और झट से सभी लुटेरों को एक एक करके मार डाला। फिर उसने अपने सामान के साथ साथ लुटेरों के हथियार भी ले लिए। जाते वक्त उसने अपने उस साथी सांप को भी साथ ले लिया जिसने उसकी मदद की थी। इधर एलिस, जो अब चर्च के गार्ड से बच निकली थी, एक अंधी लेकिन नेक दिल औरत के घर छुप गई। वहीं उसे उस औरत से पता चला कि चर्च उससे इतना डरा क्यों हुआ था। चर्च को डर था कि एलिस उनकी एक बहुत बड़ी सच्चाई सबके सामने ला सकती है, एक ऐसा राज जिसे वो हर कीमत पर छुपाना चाहते थे। उनकी बातों के दौरान एकदम से रानी खुद वहां आ गई अपने सहायक जेम्स के साथ। रानी ने अपने गार्ड्स को बाहर भेज दिया और अकेले में एलिस से बात की। उसने एलिस से कहा कि वो खुद चर्च के फैसले से सहमत नहीं थी, लेकिन अपने शौहर राजा ओवरलॉर्ड के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती थी। रानी ने माना कि वो चाहती थी कि चर्च का पतन हो, मगर वो मजबूर थी। उसने एलिस को एक खतरनाक मिशन की पेशकश की। उसने बताया कि उसके जासूसों ने एक भयानक दरिंदा खोजा है जिसे सब स्कल रिवर क्रीचर के नाम से जानते हैं। ये जानवर उसके गार्ड्स को एक एक करके मार रहा था। रानी के गार्ड्स नाकाम हो चुके थे, इसलिए उसने एलिस से मदद की भीख मांगी। एलिस, जो पहले ही चर्च की मौत की सजा झेल रही थी, इस मिशन को एक मौका समझी, खुद को बचाने का और अपने दुश्मनों को जवाब देने का। उसने हाँ कहा, मगर एक बड़ी कीमत मांगी, ताकि वो किसी माहिर बाउंटी हंटर को अपनी हिफाजत के लिए साथ ले सके। जैसे ही रानी अपने सहायक जेम्स के साथ निकली, जेम्स ने चुपके से एलिस को एक तरफ खींच लिया। उसने एलिस को रानी के प्लान के खिलाफ चेतावनी दी और सवाल उठाया कि क्या रानी वाकई उस ताकत को संभाल पाएगी जो वो चाहती है। जेम्स ने सुझाव दिया कि एलिस को पैसे ले लेने चाहिए और जानबूझकर मिशन को फेल कर देना चाहिए। ये दोनों के लिए ज्यादा सुरक्षित होगा। एलिस को मनाने के लिए उसने उसे एक कीमती घड़ी भी दी। इधर रानी अपने पति राजा ओवरलॉर्ड से मिलने गई, जो पूरे शहर का मालिक था। वो बहुत बूढ़ा और मृत्यु के करीब था। रानी ने एक केयर टेकर नार्सिसस को राजा की देखभाल का जिम्मा सौंपा और चुपके से बॉयस से मिलने निकल गई। पता चला कि रानी और बॉयस का बीमार राजा की पीठ पीछे चक्कर चल रहा था। रानी का असली प्लान साफ था, एलिस को एक खतरनाक मिशन पर दूर भेज दो, ताकि रानी बिना चर्च की दखल अंदाजी के सत्ता हथिया ले। बाद में एलिस बॉयस के पास पहुंची, जो बिंदास तरीके से एक तख्त पर बैठा था। वो उसे मिशन के लिए भर्ती करने आई थी। उसने सब कुछ बताया, स्कल रिवर की खतरनाक यात्रा, जिसे धरती का सबसे खौफनाक इलाका कहा जाता था, और वहां के खतरनाक जीव को मारने की जरूरत। खतरे को जानते हुए उसने बॉयस को वही कीमती घड़ी दी जो जेम्स ने उसे दी थी। बॉयस ने चेतावनी दी कि बाहर की दुनिया उसकी सोच से भी बदतर है। एलिस ने खतरे को समझा और बॉयस से कहा कि अगर हालात बहुत बिगड़ जाएं, तो वो उसे छोड़कर अपनी जान बचा सकता है। जब वो प्लान पर बात कर रहे थे, तभी चर्च के गार्ड अचानक घुस आए और एलिस को पकड़ने की कोशिश करने लगे। लड़ाई छिड़ गई। जैसे ही एक गार्ड ने बॉयस पर निशाना साधा, बॉयस ने अपना सांप फेंका, जिसने गार्ड्स पर जहरीला हमला कर दिया और कईयों को काट लिया। इस अफरा तफरी में एरी, वही गार्ड लीडर जिसे एलिस ने पहले लटकाया था, अचानक सामने आई। वो किसी तरह बच गई थी और अब बदले की आग में जल रही थी। लड़ाई में एरी ने बॉयस के बहादुर सांप को मार डाला, लेकिन इस हंगामे ने बॉयस और एलिस को शहर से भागने का मौका दे दिया। उनके भागने और गार्ड्स की मौत की खबर चर्च के लीडर यानी पितृसत्ता तक पहुंची। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। एलिस की बगावत ने शहर के लोगों को प्रेरित कर दिया था। लोग उसकी तस्वीरें बनाने लगे और चर्च के खिलाफ फुसफुसाने लगे। पूरा बगावत होने के डर से पितृसत्ता ने फौरन कदम उठाने का
फैसला किया। उसने अपने गार्ड्स को उस अंधी बूढ़ी औरत को ढूंढने का हुक्म दिया जिसने एलिस को पनाह दी थी। उन्होंने उसे यातना दी जब तक उसने नहीं बताया कि एलिस और बॉयस स्कल रिवर की तरफ गए हैं। हालांकि उसने सच बताया, फिर भी पितृसत्ता ने बेरहमी से उसकी हत्या का आदेश दे दिया। फिर उसने एक खास टीम बनाई और बदले की प्यासी एरी को उसका लीडर बनाया। उनका मिशन था बगावत की चिंगारी को जलने से पहले कुचल देना। इधर शहर के खतरों से दूर एलिस और बॉयस खतरनाक आउटरलैंड्स में पहुंच चुके थे। उन्हें एक जगह मिली जो रात गुजारने के लिए ठीक ठाक लग रही थी। बॉयस अपने सांप के खोने से दुखी दूसरा सांप ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पूरा दिन सफर करने के बाद वो अपने पहले चेक पॉइंट पर पहुंचे, एक छोटा सा ट्रेडिंग पोस्ट जिसे भाई बहन रॉस और मारा चलाते थे। पता चला कि बॉयस उन्हें अच्छे से जानता था। उसका और मारा का रिश्ता कुछ खास लग रहा था, जिससे बॉयस की जटिल जिंदगी का एक और राज खुला। खाने के दौरान एलिस ने स्कल रिवर जल्दी पहुंचने की जरूरत पर जोर दिया ताकि उस जीव से निपटा जा सके। पैदल उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी, तो बॉयस ने बताया कि उसे एक शॉर्टकट पता है, एक तेज लेकिन खतरनाक रास्ता। वो रास्ता खतरों से भरा था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से उन्हें ये जोखिम उठाना पड़ा। उस रात बॉयस ने मारा के साथ वक्त बिताया और फिर आराम किया। एलिस फिर से तैयार होकर आगे की चुनौतियों का सामना करने निकली। सावधान रहना, बॉयस ने एलिस को चेतावनी दी। यहाँ से हमें दोस्ताना चेहरे नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूटेंट्स और दूसरी खतरनाक चीजें। हर वक्त चौकन्ना रहो। उन्हें नहीं पता था, लेकिन उनके पीछे एरी और उसकी चर्च गार्ड्स की टीम गुप्त रूप से ट्रेन में सफर कर रही थी, उन्हें पकड़ने और मारने के लिए बेकरार। पिछले शहर में रानी को एरी के पीछा करने की खबर मिली। उसने गुस्से में चर्च के नेता पादरी से टकराव किया। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, एलिस और बॉयस को जल्दी मारना चर्च के लिए जरूरी है। इससे वो खामोश हो जाएंगे और जो कोई चर्च की सत्ता को चुनौती देगा उसे सबक मिलेगा। रानी फंस चुकी थी। वो पादरी को सच नहीं बता सकती थी कि उसने एलिस को इस मिशन पर भेजा था और वो गुप्त रूप से बॉयस के साथ जुड़ी थी। इधर पादरी का अपना खौफनाक इरादा था। वो पुराने राजा को मरने देना चाहता था, फिर रानी को भी खत्म करना। शाही वंश के खत्म होने के बाद सिर्फ चर्च ही आखिरी शहर पर राज करेगा, हमेशा के लिए। बंजर जमीनों में एरी की ट्रेन ट्रेडिंग पोस्ट नामक जगह पर पहुंची। उसके गार्ड्स ने रॉस और मारा को पकड़ लिया। उन्होंने रॉस को बेरहमी से सताया, ये पूछते हुए कि एलिस और बॉयस कहाँ गए। पहले मारा ने मुंह नहीं खोला, लेकिन अपने भाई की तड़प देखकर वो टूट गई। उसने बताया कि बॉयस ने नदी तक जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लिया था। जानकारी मिलने के बावजूद एरी ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने अपने गार्ड्स को ट्रेडिंग पोस्ट जला देने और रॉस मारा को मार देने का हुक्म दिया। 3 दिन बीत चुके थे जब से एलिस और बॉयस ने अपना सफर शुरू किया था। अब उनके पास स्कल रिवर की प्राणी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे थे। उनका रास्ता उन्हें एक सुनसान जगह रिफ्ट सिटी ले गया। एक विशाल खाई ने शहर को 2 हिस्सों में बांट रखा था, जिसे पार करना नामुमकिन था सिवाय एक केबल कार के। बॉयस उस ऑपरेटर साइरस को जानता था और उसे पैसे देकर रास्ता पाने की योजना थी, लेकिन जब वो केबल कार स्टेशन पहुंचे, साइरस पहले ही मर चुका था। चर्च गार्ड्स उनसे पहले वहां पहुंच गए थे। अचानक एरी और उसके सिपाही उभरे, उन्हें घेर लिया। इस बार सारे गार्ड्स ने काले सन ग्लासेस पहने थे ताकि एलिस अपनी दिमाग घुमाने वाली आंखों की ताकत इस्तेमाल न कर सके। एरी ने बॉयस पर तंज कसा, तुमने उसकी मदद करके बड़ी गलती की। फिर उसने झकमी और टूटी हुई मारा को घसीटकर सामने लाया। मारा मुश्किल से जिंदा थी, बेहद तकलीफ में। जैसे ही उसने बॉयस को आखिरी शब्द कहने की कोशिश की, एरी ने उसे गोली मार दी ठीक उसके सामने। गम और गुस्से से अंधा बॉयस चीखा और गार्ड्स पर टूट पड़ा। ये मिशन अब सिर्फ जिंदगी का नहीं बल्कि निजी बदले का था। एलिस ने तुरंत उसका साथ दिया और दोनों कुशल लड़ाके गार्ड्स को एक एक करके ढेर करने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो संख्या में कहीं कम थे। पीछे हटते हुए लड़ाई करते वो केबल कार की ओर बढ़े, एरी की गोलियों से बचते हुए, जिसने एक बड़ी ताकतवर गन पकड़ रखी थी। किसी तरह वो केबल कार के केबिन में चढ़े और उसे खाई के पार ले जाना शुरू किया, लेकिन उनकी भागने की कोशिश साफ नहीं थी। कई गार्ड्स चलते केबिन पर कूद पड़े। केबिन में एक जिंदगी मौत की लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि एलिस और बॉयज गार्ड्स को नीचे खाई में फेंकने की कोशिश कर रहे थे और सिपाही छत पर चढ़ गए, ऊपर से गोलियां चलाने लगे। बॉयस ने केबिन के अंदर बचे गार्ड्स को रोका, जबकि एलिस छत पर चढ़ी निशानेबाजों का सामना करने। अपनी अद्भुत फुर्ती के साथ एलिस ने गार्ड्स का डट कर मुकाबला किया। खाई के दूसरी तरफ से एरी ने अपने सिपाहियों को गिरते देखा। गुस्से से भरी वो चिल्लाई, केबल्स काट दो। एक केबल टूटा और कार जोर से झटके के साथ लटक गई, बस एक पतली डोर से बंधी। एलिस किसी तरह नीचे लटकती रही।
बॉयस ने आखिरी गार्ड को लात मारकर खाई में फेंक दिया। तभी दूसरा केबल भी कट गया। कार नीचे की तरफ गोता लगाती हुई एक गुफा के मुहाने के पास गिरी। एलिस और बॉयस जल्दी से बाहर निकले और गुफा की सुरक्षा में भागे। जैसे ही वो गुफा में पहुंचे, ऊपर से निशाना लगाती एरी ने बॉयस के कंधे में गोली मार दी। इससे पहले कि एरी सीधे सिर पर गोली मारती, एलिस ने बॉयस को गुफा के अंदर खींच लिया। गुफा में एक छिपी जगह ढूंढकर एलिस ने बॉयस के जख्म की मरहम पट्टी की और गोली निकाली। वो बच तो गया, लेकिन मारा की मौत ने उसे बदल दिया था। अब वो चर्च के गार्ड से बदला लेने की आग में जल रहा था। इधर शहर में रानी को एक चौंकाने वाली खबर मिली। वो गर्भवती थी। उसने फौरन जान लिया कि बच्चा उसके मरते हुए पति का नहीं, बल्कि बॉयस का था। एक खतरनाक राज जो किसी को नहीं पता था। गर्भावस्था को अपनी सत्ता की गारंटी मानकर उसने फैसला किया कि अब उसे बूढ़े राजा की जरूरत नहीं। चुपके से, बिना किसी शोर शराबे के, रानी ने अपने पति की हत्या कर दी। शहर की इन घटनाओं से बेखबर एलिस और बॉयस आगे बढ़ रहे थे। ये इलाका खतरनाक म्यूटेंट जीवों के लिए बदनाम था, लेकिन ये सबसे तेज शॉर्टकट था जो उन्हें लेना ही था। सफर के दौरान उन्हें एरी और गार्ड्स को ले जा रही ट्रेन की आवाज सुनाई दी, जो उनके पीछे पीछे करीब आ रही थी। लंबे दिन की थकान के बाद उन्होंने शैडोबेन में एक टूटी फूटी इमारत में रात के लिए पनाह ली। म्यूटेंट्स रात में शिकार करते थे, इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया। बारी बारी से पहरा देंगे, पूरी रात जागेंगे और अपनी पनाहगाह के चारों तरफ आग का घेरा बनाएंगे। बॉयस ने एलिस को याद दिलाया कि आग म्यूटेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो इससे डरते हैं, लेकिन आराम करने से पहले ही खंडहरों में से डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। म्यूटेंट्स करीब आ रहे थे। बॉयस ने जल्दी से चारों तरफ आग जलाई, उम्मीद में कि जीव दूर रहेंगे, लेकिन ये काफी नहीं था। बेताब म्यूटेंट्स आग के पार कूदकर हमला करने लगे। एलिस और बॉयस ने जवाबी गोलीबारी शुरू की, लेकिन ये भयानक जीव गोलियों और दर्द से बेपरवाह थे। उनके लिए एलिस और बॉयस बस खाना थे। बॉयस ने पास के ऑनेल टैंकर को उड़ाकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी आते रहे। उनकी तादाद इतनी थी कि दोनों को घेरने लगी। जैसे ही म्यूटेंट्स एलिस को निगलने के लिए झपटे, उसने अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया, अपना दिमाग। आग उनका सबसे बड़ा डर था। एलिस के भ्रमजाल के जादू से एक एक करके म्यूटेंट्स चीखने लगे, जैसे वो सचमुच जल रहे हों, और आखिरकार मरकर गिर पड़े। जब ये खौफनाक मंजर खत्म हुआ और सन्नाटा छाया, बॉयस ने हैरानी से चारों तरफ देखा। अगर आग इतनी तेज थी, उसने पूछा, तो हम क्यों नहीं जले? सिर्फ म्यूटेंट्स ही क्यों मरे? एलिस ने सच बताया, कोई असली आग नहीं थी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि वो जल रहे हैं। उनका डर इतना गहरा था कि सिर्फ भ्रम ही उन्हें मारने के लिए काफी था। उसने माना कि भ्रम इतना ताकतवर था कि बॉयस को भी पल भर के लिए नकली आग की लपटें दिखी थीं। पूरे सफर में बॉयस ने अक्सर एलिस की हिफाजत की थी, लेकिन शैडोबेन में एलिस की अनोखी ताकत ने दोनों को बचाया। अब वो अपनी मंजिल स्कल रिवर से बस एक दिन की दूरी पर थे। इधर शहर में राजा की मौत की औपचारिक घोषणा हो गई। रानी ने फौरन ऐलान किया कि उसका अजन्मा बच्चा अगला शासक होगा। इस खबर से पितृसत्ता आग बबूला हो गया। उसने चुपके से अपने गार्ड्स को फील्ड में तुरंत मैसेज भेजे, एलिस और बॉयस को ढूंढो और फौरन खत्म कर दो। उनका खात्मा होने के बाद चर्च रानी से सत्ता छीन लेगा। लेकिन रानी पितृसत्ता की सोच से कहीं ज्यादा चालाक थी। उसके इरादों को भांपते हुए उसने अपने सहायक जेम्स पर ध्यान दिया। जेम्स की महत्वाकांक्षा को भुनाते हुए उसने उसे सत्ता का लालच दिया और कहा कि वो चर्च के नेताओं को हटाने में उसकी मदद करे। चर्च को नेस्तनाबूद करने के बाद उसने फुसफुसाते हुए वादा किया कि वो उससे शादी कर लेगी और दोनों आखिरी शहर पर एक साथ राज करेंगे। जंगल में एलिस और बॉयस ने पीछा करती ट्रेन की आवाज को और करीब आते सुना। वो जानते थे कि वो हमेशा भाग नहीं सकते। एरी और उसके गार्ड्स उन्हें आखिरकार पकड़ ही लेंगे। अब भागने का वक्त खत्म हुआ। उन्होंने एक आखिरी बेताब प्लान बनाया। गहरी सांस लेते हुए एलिस खुली जगह पर निकली और अकेले ट्रेन के रास्ते में खड़ी हो गई। ट्रेन में सवार गार्ड्स ने उसे देखते ही तेज रफ्तार ट्रेन को सीधे उसकी तरफ मोड़ दिया, पीछा खत्म करने के लिए बेताब। उन्हें नहीं पता था कि वो सीधे एलिस के जाल में जा रहे थे। एलिस एक खाई की तरफ दौड़ी जहां पुल टूटा हुआ था। ट्रेन गड़गड़ाती हुई ठीक पीछे। आखिरी पल में वो किनारे से कूद गई। नीचे नजरों से छिपा बॉयज इंतजार कर रहा था और उसने एलिस को सुरक्षित पकड़ लिया। विशाल ट्रेन जो रुक नहीं सकी, टूटे हुए पुल से नीचे जा गिरी और धमाके के साथ जलती हुई मलबे में तब्दील हो गई। एरी और बाकी सारे चर्च गार्ड्स जो उनका पीछा कर रहे थे, पल में मारे गए।
जब इस तबाही की खबर शहर में पितृसत्ता तक पहुंची, उसे अपनी नाजुक हालत का अंदाजा हो गया। उसने फैसला किया कि अब उसका आखिरी मौका है, रानी को फौरन खत्म करके पूरी सत्ता हथिया ले। लेकिन जैसे ही वो अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा था, जेम्स, जिसे रानी ने चुपके से अपने पक्ष में कर लिया था, अपने वफादार अनुयायियों के साथ घुस आया। रानी की तरफ से काम करते हुए जेम्स और उसके आदमियों ने पितृसत्ता और बाकी चर्च अधिकारियों पर हमला कर दिया और सबको मार डाला। चर्च का राज खत्म हो गया। रानी अब आखिरी शहर की इकलौती मालकिन थी। उसी रात उसने जेम्स की वफादारी का इनाम दिया और उसे अपने साथ बिस्तर पर ले गई। इधर अपनी खतरनाक यात्रा के बाद एलिस और बॉयस आखिरकार स्कल रिवर पहुंच गए। ये वीरान जगह कभी समुद्र का तल थी, लेकिन अब पानी सूख चुका था और वहां सिर्फ हड्डियों का विशाल बंजर मैदान बचा था। उन अनगिनत लोगों की हड्डियां जो वहां बरसों में मर गए। इसी भयानक इतिहास ने इस जगह को इसका नाम दिया। वो पूर्णिमा की रात थी। रानी ने एलिस को दी हुई आखिरी तारीख। उनका मिशन साफ था, आज रात उस जीव को ढूंढो और मार डालो। अंधेरा होने पर एलिस ने खुद को तैयार किया। अपने हाथों में चांदी की तेज धार वाली ब्लेड्स बांध ली। बॉयस पीछे से आया और उसे अज्ञात खतरों के बारे में आगाह करने लगा। कहने लगा कि जीव कहीं से भी हमला कर सकता है। तभी पूर्णिमा क्षितिज से ऊपर आई, एक डरावनी रोशनी बिखेरती हुई। अचानक बॉयस चीखा, उसका शरीर ऐंठने लगा। एलिस की आंखों के सामने वो एक भयानक गुर्राते हुए जीव में बदल गया, एक वेयरवुल्फ। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। बॉयस ही वो जीव था, वो वही राक्षस था जिसे मारने के लिए रानी ने एलिस को भेजा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, बॉयस को खुद नहीं पता था कि वो इस श्राप को ढो रहा है जो सिर्फ पूर्णिमा की रात में उसे बदल देता था, और शायद उसे अपने कहर की कोई याद भी नहीं रहती थी। लेकिन एलिस को शुरू से सच पता था, इसलिए उसने जिद की थी कि बॉयस उसके साथ आए। उसे बॉयस को पूर्णिमा की रात में यहाँ लाना था, अपने मिशन को पूरा करने के लिए। बिना पल गंवाए एलिस वेयरवुल्फ की तरफ झपटी। उसकी चांदी की ब्लेड्स चमक रही थीं। वो जीव उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन एलिस तैयार थी। उसने अपनी भ्रमजाल की शक्ति का इस्तेमाल किया, वेयरवुल्फ के दिमाग को भटकाते हुए, जैसा उसने म्यूटेंट्स पर अभ्यास किया था और पहले बॉयस में भी झलक देखी थी। जब राक्षस उसके भ्रमों में उलझा था, उसने अपनी चांदी की ब्लेड्स से बार बार वार किया, उसे कमजोर करते हुए, जब तक कि आखिरकार वेयरवुल्फ बेहोश होकर गिर नहीं पड़ा। बाद में बॉयस धीरे धीरे होश में आया, फिर से इंसान बन चुका था, लेकिन बुरी तरह जख्मी था। एलिस ने नरमी से उसे पानी पिलाया। फिर उसने अपने पूरे प्लान का खुलासा किया। उसने कबूल किया कि जब गुफा में उसने बॉयस के कंधे के जख्म का इलाज किया था, तब उसने चुपके से उसकी त्वचा के नीचे एक छोटी चांदी की प्लेट डाल दी थी। उसने बताया कि चांदी उसके जैसे जीवों के लिए जहर की तरह है। ये पूरे सफर में उसे धीरे धीरे कमजोर कर रही थी, ताकि जब वो आखिरकार बदल जाए तो एलिस उसे हरा सके। ये प्लान उसने शुरू से बनाया था। एलिस ने आंसुओं भरी आंखों से दिल से माफी मांगी। उसने माना कि बॉयस ने कई बार उसकी जान बचाई थी और सब कुछ के बावजूद वो उसकी परवाह करने लगी थी। लेकिन वो अपने मिशन से बंधी हुई थी। जैसे ही पूर्णिमा आसमान में और ऊपर चढ़ी, उसने उदास होकर बॉयस से कहा कि जब वो दोबारा बदलेगा तो उसे मारना पड़ेगा। और जल्द ही जैसे ही चांदनी तेज हुई, बॉयस फिर से वेयरवुल्फ में बदल गया। अपने वादे के मुताबिक एलिस ने रानी के लिए अपनी घातक जिम्मेदारी पूरी की। उसने जीव से फिर लड़ाई की और इस बार उसे मार डाला। फिर उसने सावधानी से जीव के शरीर से एक खास हिस्सा निकाला, वही चीज जो रानी को सत्ता के लिए चाहिए थी। एलिस ने बॉयस के शरीर को स्कल रिवर के वीरान इलाके में दफनाया और अकेले शहर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। शहर लौटने पर उसने पाया कि वहां अफरा तफरी मची थी। उसकी बगावत से प्रेरित होकर लोग खुलकर अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। एलिस सीधे रानी के पास गई और वेयरवुल्फ से लिया हुआ हिस्सा उसे सौंप दिया। मैंने अपना काम कर दिया, उसने कहा। लेकिन जब रानी को पता चला कि एलिस ने जिस जीव को मारा वो बॉयस था, उसका प्रेमी, उसके अजन्मे बच्चे का बाप, वो पूरी तरह टूट गई। पास खड़ा जेम्स आखिरकार रानी की चालबाजी और मिशन की सच्चाई को समझ गया। वो गुस्से में बोलने लगा, अपने इस्तेमाल होने पर नाराज। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, दुख और गुस्से से भरी रानी ने उस पर हमला कर दिया और उसे वहीं मार डाला। लेकिन विद्रोह को अब रोका नहीं जा सका। चर्च खत्म हो चुका था और रानी के गार्ड्स हार गए थे। लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, आखिरी बची सत्ता को उखाड़ फेंका। आखिरी शहर में आखिरकार लोकतंत्र आ गया। लेकिन अभी एक आखिरी ट्विस्ट बाकी था। स्कल रिवर में बॉयस असल में मरा नहीं था। एलिस ने उसे नहीं, बल्कि उसके अंदर के वेयरवुल्फ श्राप को मारा था। किसी तरह ठीक होकर बॉयस आखिरकार अब आजाद शहर में लौट आया। उसने एलिस को ढूंढ लिया। दोनों, जो असंभव मुश्किलों और भयानक फैसलों से गुजरे थे, फिर से मिल गए, एक साथ भविष्य का सामना करने को तैयार। और इस उम्मीद भरे नोट पर फिल्म खत्म होती है।